Hey students, very good morning to all of you. Dear student, today we are going to discuss another very important topic for class 11th, that is resonance. और resonance को completely discuss करने से पहले हम एक example से शुरू करते हैं. Let me take the example of O3 यानी कि ओजोन मॉलिक्यूल. स्टूडेंट, अब तक आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हैं. तो अगर आप ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो टोटल इट हैव 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन ओजोन के ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन. तो लेट मी ड्रॉ अ स्केलेटन स्ट्रक्चर. हम ड्रॉ करते हैं. इतना आप समझ गए होंगे कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, हैविंग 2 लोन पेयर, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन. आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं. इसके अलावा कोई और पॉसिबल अरेंजमेंट इसका पॉसिबल नहीं होगा. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18. और उन 18 इलेक्ट्रॉन को सबका ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए हमने अरेंज कर दिया. तो मुझे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन, अगर मैं नाम ले दूँ 1 2 3, तो आप कहते हो 1 और जो 2 ऑक्सीजन है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है दैट शुड बी 140, दिस सिंगल बॉन्ड लेंथ इट शुड बी 148 पिकोमीटर. ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 148 पिकोमीटर आनी चाहिए. और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड लेंथ है इट शुड बी 121 पिकोमीटर. मीन्स ओजोन में एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर. एक ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड होती है 121 पिकोमीटर. मीन्स इस स्ट्रक्चर से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसा होना चाहिए. बट एक्चुअली में बच्चे, जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, क्या स्टडी किया गया? फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, क्रिस्टलोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेरियस टेक्निक्स होती हैं जिससे स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाता है. तो ये पाया गया कि ओजोन की ये जो दोनों की दोनों बॉन्ड लेंथ है, यानी कि ये वाली भी और ये वाली, एक्चुअली में ना तो 121 थी ना 148 थी. इनकी जो वैल्यू थी दैट इज 128 पिकोमीटर. कितनी वैल्यू आई? 120. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर भी थी, क्योंकि दोनों की अगर 128 पिकोमीटर लेंथ आ रही है तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं. इसका मतलब ये हुआ दिस सिंगल स्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ O3 मॉलिक्यूल. ये अकेला लुईस डॉट स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है. क्यों? क्योंकि देखिए मैं ऐसा भी तो स्ट्रक्चर बना सकती थी. मैंने कहा O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे वही 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और इसके पास वही, इसको 1 2 3. मीन्स ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 3 के बीच में भी आ सकता था. इसके बीच में तो लगाना कोई जरूरी नहीं है. तो इसका मतलब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये टू डिफरेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है. इनमें से कोई भी एक सिंगल स्ट्रक्चर O3 की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज को किसी सिंगल स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका. इसलिए उनके लिए एक से ज़्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने पड़े. और वो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर मैंने 2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए हैं. इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. तो ये जो रेजोनेटिंग, कैनोनिकल और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं जो हमें एक से ज़्यादा बनाने पड़े. क्यों? क्योंकि एक सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता. इसी फिनोमिना को या इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस. ठीक है. तो और जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम उसको ऐसे डबल हेडेड एरो से सेपरेट किया जाता है. और बच्चे अगर मैं बात करूँ, इनमें से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअली में नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो एग्जिस्ट कौन सा करता है? इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लगाया जाता है. ठीक है. तो कह रहा है कि मैं इसको और इसको, इन दोनों को मिला दूँ, मतलब मैं अगर इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर ओवरलैप कर दूँ तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा. O और O, ये तो था ही हमारे पास P. अब देखिए ये वाला बॉन्ड जो पहले डबल है इस वाले स्ट्रक्चर में सिंगल है. ये वाला बॉन्ड जो यहाँ पर डबल है इस वाले स्ट्रक्चर में सिंगल है. तो इसमें दैट मैं कुछ इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि यहाँ पे ये बॉन्ड कभी डबल और कभी सिंगल की तरह बिहेव करता है. सिमिलरली ये वाला बॉन्ड कभी डबल और कभी सिंगल की तरह बिहेव करता है. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस हाइब्रिड. और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको बोलते हैं रेजोनेंस. ठीक है ना. इस प्रोसेस को सारे को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस. रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन
एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं दीज आर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर मीन्स none of the resonating structure exist in nature। इनमें से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअली में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। कौन करता है? नेचर में एग्जिस्ट है रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट यूज किया गया। मतलब अब ये जो डबल बॉन्ड है वो 128 पिकोमीटर है, ये वाली बॉन्ड भी कितनी है? 128 पिकोमीटर है। इट्स मीन दैट रेजोनेंस का सहारा लिया गया किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक सिंगल यूज स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं था क्या करने के लिए? किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। होप आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स whose properties cannot be explained by a single use structure। ठीक है ना? There are many molecules, number of molecules whose properties cannot be explained by using single Lewis dot structure। उस प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है ना? सो टू एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज, more than one Lewis dot structure are drawn। Lewis dot structure are drawn called resonating structure, and this process of drawing more than one resonating structure for a single molecule is called resonance। ठीक है ना? and this process is called resonance। ठीक है ना? process of drawing more than one resonating structure for a single molecule to explain its property is called resonance। इस फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रेजोनेंस के केस में आपको बताऊं तो पहली, all the resonating structures are hypothetical। ठीक है ना? मतलब does not exist in nature। ठीक है, and all the resonating structures are separated from each other by double-headed arrow। ठीक है, इस एरो का यूज किया जाता है लाइक दिस। और जहां पर भी ये एरो आ गया बच्चा, इसका मतलब होता है कि डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। जहां पर भी ये एरो आ गया इसका मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। वैसे तो मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन भी हाइपोथेटिकल है, रेजोनेंस भी हाइपोथेटिकल है। जितनी भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर पहले आते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कंसेप्ट उनके अंदर फिट कर दिए जाते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल, तो इसका मतलब क्या है? इस डबल हेडेड एरो का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और द मोस्ट स्टेबल structure which exists in nature is called resonating hybrid या resonance hybrid। ठीक है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि मोस्ट स्टेबल होगा नेचर में उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या होती है? लोवेस्ट एनर्जी होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड हैव लोवेस्ट एनर्जी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लिख के बताती हूँ। ये प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं तो इसको ध्यान रखना कि अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि कभी तो ओजोन इस फॉर्म में रहता है और कभी ओजोन इस फॉर्म में रहता है, कुछ टाइम के लिए इसमें कुछ टाइम के लिए इसमें। बट दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि जब ये तो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी ये डबल बॉन्ड हो कभी ये सिंगल बॉन्ड हो?
तो ऐसा नहीं होता, ये तो सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसको भी ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए इसमें एग्जिस्ट करता है, कुछ टाइम के लिए इसमें एग्जिस्ट करता है, बिकॉज दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर विच आर जस्ट यूज टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ O3, कार्बोनेट, सल्फेट एंड सो मैनी। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, अब देखिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे बनाने हैं। अब मैंने कहा अच्छा इसको बनाने से पहले मैं 2 बातें और लिख देती हूँ। क्या? मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, या कंपाउंड या आयन जो भी होगा, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल की। ठीक है, एक टर्म आती है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसकी एनर्जी के डिफरेंस को बोलते हैं। चलो मैं पहले एक एग्जांपल डिस्कस कर देती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही उस मॉलिक्यूल की क्या होगी? स्टेबिलिटी, क्योंकि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती है। एनर्जी डिक्रीज और स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो इसके स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें CO3 मॉलिक्यूल के, तो हमें ऐसे डिस्क्राइब किया हमने CO नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए कार्बन पे तो है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 4, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियस 6, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्यों लगाया है, क्योंकि जब मैंने आपको यूनिट और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सिखाए थे तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर काउंट करिए हैव 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। कार्बन जो है इसके पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन को देखिए यहाँ पर इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर 1 फॉर्मल चार्ज है। ये वाला ऑक्सीजन इट आल्सो हैव 7 इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट हैव -1 चार्ज। और यही टोटल जो चार्ज है -1, इसको यहाँ पर मॉलिक्यूल पे लिखा हुआ है। आप ओजोन की कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ओजोन पे एक माइनस और एक प्लस चार्ज आता है, तो इसलिए टोटल चार्ज कुछ होता नहीं है ओजोन के ऊपर, फॉर्मल चार्ज। देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं, O डबल बॉन्ड O यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। अगर आप इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 5 खुद के कितने होते हैं? 6, इसलिए इसका मतलब इसने एक लिया हुआ है इस पर प्लस चार्ज, और इसके कितने हैं? 6 के 6, तो कोई चार्ज नहीं। तो एक प्लस एक माइनस, तो इसलिए ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए O3 पे कोई चार्ज नहीं होता, रेजिडुअल बचता ही नहीं, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 माइनस चार्ज बचे हुए हैं, इसलिए इसको यहाँ पर शो करना पड़ा। तो ये क्या हुआ? दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बट अगर मैं इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात मानूँ तो मुझे क्या मिलनी चाहिए कि एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लाइन, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लाइन। मैं ऐसे एज्यूम कर लूँ, मान लिया कि ये 120 होनी चाहिए, ये भी कितनी होनी चाहिए? 120। ठीक है, एक मुझे क्या मिल गया? कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, मान लिया हमने कहा कि ये चलो 100 होने चाहिए पिकोमीटर। तो मीन्स मैं एक्सपेक्ट करके चल रही थी कि मुझे कार्बोनेट में जो 3 बॉन्ड लेंथ मिलेंगी उनमें से 2 कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ मिलेंगी, जिनकी बॉन्ड लेंथ 1। दिस इज नॉट एक्यूरेट आइडिया। ओजोन के केस में मैंने एक्यूरेट वैल्यू लिखी थी, यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू नहीं यूज करी है। तो 120 इसके केस में 100 ऐसा मैं मान के चल रही थी। बट एक्चुअली में अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर हो, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो। अगर मैं इनको नाम ले दूँ, इस ऑक्सीजन को मैंने कह दिया 1, इसको कह दिया 2 और इस ऑक्सीजन को कह दिया 3। 1 2 3। पहले अगर 3 पर डबल बॉन्ड था, 1 पर हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 डबल बॉन्ड लेकर चले, डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। तो मीन्स ये वाला जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया, तो ये पाया गया ये सिंगल स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे थे। लेकिन एक्चुअली में क्या किया, जब इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया तो हमें तीनों की तीनों बॉन्ड लेंथ बराबर मिली, और तीनों की तीनों बॉन्ड लेंथ 110 पिकोमीटर की थी। मैं कह रही हूँ दीज आर हाइपोथेटिकल वैल्यूज जो मैं यूज कर रही हूँ। 110, इसका मतलब दिस स्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये काफ़ी नहीं है, इसीलिए एक सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया, फिर एक थर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया। तो 1 2 3 these all 3 structure are called canonical structure, hypothetical resonating structure, contributing structure। तो ये तीनों क्या हुए? रेजोनेटिंग।
और अगर मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो मैंने कहा ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड तो आएगा ही, लेकिन ये वाला बॉन्ड कभी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और कभी ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है ऑल ओवर चार्ज 2 नेगेटिव, क्योंकि कभी तो ये दोनों ऑक्सीजन नेगेटिव ले लेंगे, कभी ये दोनों कभी ये दोनों, तो ये क्या हुआ, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, इनकी तो एनर्जी सेम है, ये ऑल द 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम एनर्जी, क्योंकि एक जैसे स्ट्रक्चर है। लेकिन कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं बजाय कि दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। क्यों? क्योंकि हमने कहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी कुछ कंडीशंस होते हैं विच वी हैव टू फॉलो व्हाइल ड्राइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए क्या कंडीशन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ना तो कभी पोजिशन ऑफ एटम बदलती है, ये 1 था ये भी 1 है, ये भी 1 है, अगर ये 2 था ये भी 2 है, ये भी 2 मीन्स पोजिशन ऑफ एटम कभी नहीं बदलेगी। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहेंगे। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर 6 12 और 4 16, ठीक है, अगर इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर भी हमेशा 16 ही मिलेंगे, 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इसमें भी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेंगे, सेम। पहली बात पोजीशन ऑफ एटम नहीं बदलेगी, दूसरी बात हमने कहा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, नो चेंज। तीसरा अगर मैं बात करूँ, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट दोनों हैं, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर आएगा। अगर आपने कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें रिवर्स है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो अपोजिट चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, वो बहुत ज़्यादा दूर सेपरेट नहीं होने चाहिए। ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दूर दूर है, वो कम स्टेबल होता है बजाय कि उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या एडजेसेंट एटम पर है। और जो लाइक चार्जेस होते हैं जैसे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वो पास नहीं होने चाहिए क्योंकि उनमें रिपल्शन होगा। इसीलिए ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें लाइक चार्जेस काफ़ी दूर दूर हों, वो वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, होप आपको इतनी कंडीशन समझ में आ गई होगी, मैं 2-4 कंडीशन लिख भी दूँगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब मान लिया इनमें से कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये तो तीनों ही बराबर स्टेबल है, तो उस सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड की बीच की जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो ये हुआ हाइब्रिड। हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी। द डिफरेंस इन द एनर्जी in the energy of resonance hybrid and one of the most stable resonating structure is called resonance energy. The difference in the energy of resonance hybrid and one of the most stable resonating structure is called resonance energy. More the resonance energy, more will be the stability of molecule. Means resonance energy directly proportional होती है किससे, stability of molecule के। देखिए अगर मैं ऐसे ही एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने कहा यहाँ पर क्या है, दिस इज एनर्जी, ठीक है, मैंने कहा ये है रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, ठीक है, मैंने कहा ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट की एनर्जी, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड की एनर्जी, और ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड की एनर्जी। मान लिया किसी मॉलिक्यूल के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, एक की एनर्जी सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। देखिए बच्चे ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। मीन्स डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है,
क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है। तो इसका मतलब ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हुआ? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। इस एनर्जी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। और मैंने कहा जितनी रेजोनेंस एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था रेजोनेंस एनर्जी का। अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स लिखने वाली हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और कैसे उनकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, लेट मी राइट द कंडीशंस ऑफ हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रब कर दो। ओके, conditions to go. First, position of atom always remains same. Position of atoms in all resonating structure is always same. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ एटम हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है, पहली कंडीशन। दूसरी, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन always remain same, always remain same, number of lone pair of electron हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। नेगेटिव चार्ज should be on most electronegative element, most electronegative atom, और पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मीन्स अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि एक स्ट्रक्चर में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैं 2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आएंगे। लेकिन ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या हो? पॉजिटिव हो, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे क्या हो? नेगेटिव हो, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होंगे और वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होंगे अगर ये वाले कंडीशन है। अगर इसका रिवर्स है तो उन स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी घट जाएगी और वो अनस्टेबल हो जाएंगे। 4, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस शुड बी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो दूर दूर होने चाहिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें लाइट चार्जेस एक दूसरे से काफ़ी दूर है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, बजाय कि उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के में जिनमें लाइट चार्जेस एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे। ठीक है ना। एंड अपोजिट चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव शुड बी ऑन एडजेसेंट एटम। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जितने ज़्यादा पास होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लाइट चार्जेस जितने पास होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है तब जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं कि लाइट चार्जेस। देखिए बच्चे, जैसे मान लिया N2O, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे बनाना है तो सबसे पहले तो मुझे क्या काम करने पड़ेंगे? वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन के अंदर कितने होते हैं? 5 N2O 10 और 6, यस टोटल कितने हो गए? देखिए नाइट्रोजन के अंदर 5 10 और प्लस 6 यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6, ठीक है 16। इन 16 इलेक्ट्रॉन के साथ हमें N2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। देखिए हमने किया N और O। हमने कहा सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन हमने इनको दिया, फिर मैंने इसका ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करी। इसको 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करिए पहले कितने हो गए? 6 2 8 2 10 10 और 6 16, है ना। अब देखिए क्या इसमें सेंट्रल आइटम का ऑक्टेट पूरा है? नहीं है। आप कहेंगे नहीं है, तो हमने क्या किया? यहाँ से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाया, यहाँ लगा दिया। अभी भी सेंट्रल आइटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, अभी भी इसके पास कितने हैं? 2 4 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करें? यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठाएं और यहाँ लगा लें। तो इसके पास कितने हैं? अब देखिए 2 4 6 2 8 पूरा है, सेंट्रल का भी पूरा है और साइड वाले का भी पूरा है। अब देखिए फॉर्मल चार्ज हम इस पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज आता है। तो आप इस नाइट्रोजन को चेक करिए, इस नाइट्रोजन को अगर आप इस नाइट्रोजन को चेक करेंगे बच्चे, इसके पास 1 2 3 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? +1 चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक अपना दिया हुआ है। इस नाइट्रोजन को चेक करिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है। इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसलिए इस टोटल मॉलिक्यूल पर भी कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के 6 होने चाहिए
पीछे। तो ये क्या हुआ, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन बेटा ये सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N2O, CO2 एंड SO4। इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके देते हैं। लेकिन बच्चे N2 का मैंने अभी लिखा था कि आप इसको ड्रॉ करेंगे अगर ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर तो ऐसा बनेगा, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमारे पास क्या थे 4, यहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था और यहाँ पे 4 6 4 ऐसा स्ट्रक्चर था। और फिर जब हमने इस पे चार्ज निकाला था तो हमने कहा था ये वाला जो है नाइट्रोजन इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला नाइट्रोजन इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। तो बच्चे देखिए अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको इधर मूव कर दिया, तो ये वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इधर मूव हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला वो कैसा मिला, N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पूरा उठा के आपने यहाँ रख दिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। यहाँ से भी एक पूरा का पूरा उठा के आपने यहाँ रख दिया तो आपके पास यहाँ पर कितने बचे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर आप देखेंगे इसका चार्ज वेनिश हो गया क्योंकि टोटल 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास स्टिल 1 पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा इट हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये क्या हुआ, दिस इज द सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखिए अगर अब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करवा दूँ, मीन्स ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको यहाँ पर मूव करवा दूँ, इस वाले को यहाँ पर मूव करवा दूँ, तो मुझे एक थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। कैसे, ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ और इसको यहाँ पर मूव करें। तो पहला केस था, दिस वाज द फर्स्ट केस। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, चलो ब्लैक उससे शो करते हैं। यहाँ से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसको उठा के यहाँ पे रखा और इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर बना, N यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब एक लोन पेयर इसके पास बच गया और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ गया, ठीक है, N7। तो यहाँ पर अगर आप बच्चे चेक करेंगे क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, तो इस नाइट्रोजन के पास स्टिल इट हैव पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5, इट ऑल्सो हैव +1 चार्ज, एंड इस नाइट्रोजन पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे इट हैव -2 चार्ज। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 इसके पास 7 है तो इसने 2 ले रखे हैं तो -2 चार्ज, तो वही +2 -2 मतलब ऑल ओवर क्या हो गया न्यूट्रल। तो ये all 3 आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N2O, all 3 आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N2O। सिमिलरली लेट मी ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे कार्बन के पास 4 होते हैं, 6 6 12 12 और 4 टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। इन 16 इलेक्ट्रॉन से हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो ऐसा बनेगा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। 4 2 6 8 10 2 12 13 14 15 और 16 टोटल 16 इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये था, इसका मतलब मुझे क्या मिलनी चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए, बट मिली नहीं, वेरिएशन थी, इसलिए इसके क्या बनाया गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पर मूव कर दीजिए, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर मूव कर दीजिए, तो हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। कैसे, O ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे 6, क्योंकि आपने पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन उठाकर यहाँ पर लिखे हैं तो नेगेटिव चार्ज ऑब्वियस आएगा। ये जो कार्बन है स्टिल हैव 1 2 3 4, इसके पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन है तो कोई चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपने क्या कर दिया उधर ट्रांसफर कर दिया। इस वाले ऑक्सीजन पर अगर आप चार्ज कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 तो इसके ऊपर क्या आ गया +1 चार्ज, तो इस पे प्लस इस पे माइनस, ऑल ओवर चार्ज क्या हो गया 0, कोई चार्ज नहीं होता। सिमिलरली अगर मैं ऐसे इसको कैलकुलेट करूँ, ऐसे करने की बजाय इसका रिवर्स कर दूँ, मतलब यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो क्या होगा देखिए, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाने हैं 6, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ गए तो नेगेटिव चार्ज ऑब्वियस है, इस पर कोई चार्ज नहीं, और इसके ऊपर क्या 2 बच गए, 2 को आपने शिफ्ट कर दिया तो इसके पास क्या हुआ, इस ऑक्सीजन के पास कोई चार्ज नहीं और इस ऑक्सीजन के पास क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये 3 क्या हो गए, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो हमने कहा C डबल बॉन्ड O तो सबके पास था, कभी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, कभी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ये क्या हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ CO2। सिमिलरली SO4 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 6 + 24 + 2, इसके लिए 6 ऑक्सीजन इसमें होते हैं, इन सब में 6 होते हैं तो टोटल कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना चुके हैं, देखिए सल्फर ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन,
इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको याद है हमने कुछ ऐसे बनाया था, यहाँ पर हम कहते थे OH नेगेटिव होता था, इसको मैं नेगेटिव ले लेती हूँ, इसको मैं नेगेटिव ले लेती हूँ, और यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं डबल बॉन्ड। एक्चुअली में ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये डेटिव बॉन्ड होते हैं, क्योंकि जब तक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया था तब तक डेटिव बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी आ चुका था, ठीक है ना। डेटिव बॉन्ड अभी 1 मिनट में बता देते हो एक बार। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आया स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप जब ल्यूइस और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर हमें ये भी देखना होता है कि सल्फर के खुद के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके पास है भी कि नहीं है। या अगर मैं एक्यूरेट स्ट्रक्चर बनाऊँ तो बच्चे यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनता है वो एक्चुअली में डेटिव बॉन्ड होता है, यानी कि ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। तो इट्स मीन दैट यहाँ पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ S डबल बॉन्ड O, एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ टेट्राहेड्रल होता है O नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही मैं कह दूँ कि जरूरी नहीं है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, डबल बॉन्ड O। सिमिलरली आप कह दो कि जरूरी नहीं है कि इस पे क्या हो जाए डबल बॉन्ड हो जाए, इस वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, इस पर डबल बॉन्ड आ जाए। तो इस तरीके से इसके काफ़ी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। आप देखिए डेटिव बॉन्ड का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ कि डेटिव बॉन्ड क्या है। देखिए अगर आप SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, SO4 2 नेगेटिव, हमारे पास टोटल 32 इलेक्ट्रॉन थे, हमने कहा सल्फर ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ड्रॉ किया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमने लिखे इन सबके इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमने कहा था कि एक्चुअली में SO4 जो होता है उसमें ऐसे स्ट्रक्चर बनता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या होता है डबल बॉन्ड होता है। तो अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट अगर आप करेंगे ये डबल बॉन्ड और ये क्या है डबल बॉन्ड। सल्फर के खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 है ना। सल्फर के खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अब आप इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6। इस इलेक्ट्रॉन के पास कितने हैं 7। इस इलेक्ट्रॉन के पास कितने हैं, इस कार्बन ऑक्सीजन के पास कितने हैं 7 इधर। इसका मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीजन तो अपने खुद के 6 इलेक्ट्रॉन लेके ही बैठा हुआ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअली में किसके इलेक्ट्रॉन है, इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन है जो इसमें इसको डोनेट किए हैं। समझ में आ रही है। इनके बीच में ये जो डबल बॉन्ड बनता है ना एक्चुअली में वो जो डबल बॉन्ड होता है वो एक डेटिव बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये सल्फर जो है इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन, डेटिव बॉन्ड का मतलब होता है कोई एक स्पीसीज है अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी स्पीसीज को दे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो और कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन इसके हो लेकिन ये इसको डोनेट कर रहा हो, तो ऐसा बॉन्ड जो बनता है उसको हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। डेटिव बॉन्ड एक बार बनने के बाद उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, आप उसको कोवलेंट बॉन्ड से फिर सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा लेक्चर डेटिव बॉन्ड के ऊपर भी बना दूंगी कि डेटिव बॉन्ड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी। अभी आप इसी पे कंसंट्रेट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि फिर ये आधा अधूरा मैं भी अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी और आप भी समझ नहीं पाएंगे। तो अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर कंसंट्रेट करिए। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या करेंगे घूमते रहेंगे ये सभी के सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और एक इसका क्या बनेगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जिसमें हम ये शो करेंगे कि सल्फर और ऑक्सीजन में सबके पास क्या हो सकता है डबल बॉन्ड हो सकता है। तो स्टूडेंट रिमेंबर दिस कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो उनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए। ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव नियरली सेम एनर्जी। कुछ कंडीशंस मैंने बताई हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप कुछ मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं ऑर्गेनिक में घुस जाऊँ तो ऑर्गेनिक में तो आप पाएंगे रेजोनेंस हैव वेरी वेरी वाइड एप्लीकेशन। मतलब रेजोनेंस में आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनको आप रेजोनेंस की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। मतलब रेजोनेंस क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनऑर्गेनिक के केस में बात कर लें और ऑर्गेनिक के केस में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इसको आप कर लीजिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंटैक्ट।